वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन वीडियो ऑफ ऑडिट प्लानिंग। सर, ऑडिट प्लानिंग की रिवीजन में ये ऑडिट प्रोसीजर क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब, जब तक ऑडिट प्रोसीजर ही नहीं पता होंगे तो प्लान क्या करोगे? बिकॉज प्लान इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ योर ऑडिट प्रोसीजर। तो हम सबको पता है दो तरह के ऑडिट प्रोसीजर होते हैं सर। क्या? एक होते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसको प्यार से बोलते हैं रैप। एक होते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जिनको प्यार से बोलते हैं फैप। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? क्या हम कोई टेस्टिंग करते हैं? नारे बाबा ना, हम सिर्फ लेते हैं अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, एनवायरनमेंट एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल। जब आप अंडरस्टैंड करते हो एंटिटी और एनवायरनमेंट को, तो आपको दिखती है कुछ रिस्क और उनके रिलेटेड कुछ कंट्रोल। कुछ रिस्क और उनके रिलेटेड कुछ कंट्रोल, तो रिस्क और कंट्रोल को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ये जो आप रिस्क असेसमेंट करते हो, इसी के बेसिस पे व्हाट यू डू? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। दैट मींस एक्चुअल टेस्टिंग यही होती है। सबसे पहले टेस्ट करते हैं कंट्रोल्स को। जिन कंट्रोल्स को आपने इफेक्टिव माना था, जिनको आपने इफेक्टिव असेस किया था, आप चेक करते हो वो एक्चुअल में इफेक्टिव है कि नहीं। एंड बेस्ड ऑन योर टेस्ट ऑफ कंट्रोल यू डू योर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, यानी जो अमाउंट्स है उनकी टेस्टिंग करते हो। इसमें होते हैं आपके दो तरह के प्रोसीजर। एक तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स की, यानी जो भी मान लो परचेजेस है उसके रिगार्डिंग आपने उसके इनवॉइसेस देख लिए, परचेज ऑर्डर्स देख लिए, एग्रीमेंट्स वगैरह देख लिए। सो दिस इज कॉल्ड वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। एंड आप क्या कर सकते हो? एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसके बारे में हम बात करते हैं ऐसे 520 में। अब सर, सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी और प्लान में फर्क क्या है। मैंने कहा बड़ा सिंपल है। जो आपकी ऑडिट स्ट्रेटेजी होती है, दैट इज नथिंग बट योर डिसीजन विच सेट्स द एसटीडी ऑफ ऑडिट। एसटीडी का क्या मतलब है? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। एग्जांपल के तौर पे हमने एक सीए स्टूडेंट का भी एग्जांपल लिया था कि इसका डिसीजन क्या हो सकता है। भाई, मुझे सारे सब्जेक्ट्स में 60+ लेके आने, तो इसके बेसिस पे इसने क्या डिसाइड करी? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द स्टडीज, कि भाई मुझे क्या मटेरियल्स कवर करना है, पास्ट ईयर आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड 3 रिवीजन करूंगा, तो इससे इसका स्कोप डिसाइड हो गया। अब इसने टाइमिंग डिसाइड करी, किसके बेसिस पे? कि इसका एग्जाम कब है, उसके हिसाब से इसकी फर्स्ट टाइम पढ़ाई कब हो जानी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितनी रिवीजन इसको करनी है ये कब तक हो जानी चाहिए। एंड देन द डायरेक्शन, कहां इसको फोकस करके चलना है, कि इसको ट्रिकी क्वेश्चन पे फोकस करना है, रीसेंट आरटीपीज, एमटीपीज, 5 स्टार क्वेश्चन जो भी इसने मार्क कर रखे हैं। राइट सर। अब इसके बेसिस पे क्या करता है? ये अपना प्लान डिसाइड करता है। प्लान का क्या मतलब था? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। यानी इसकी स्टडीज का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या होगा? नेचर मतलब क्या क्या प्रोसीजर्स करेगा, पहले चीजों को समझेगा, फिर याद करेगा, प्रैक्टिस करेगा, रिवाइज करेगा, ये सब चलता रहेगा, टेस्ट वगैरह देगा। टाइमिंग मतलब इट शुड बी डन कंसिस्टेंटली टिल द एग्जाम। एक्सटेंट मतलब जितनी करो उतनी कम है, सीए की पढ़ाई है। सो नंबर ऑफ रिविजन एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। अब अगर इसको मैं ऑडिट से रिलेट करता हूं तो प्लान में क्या आ जाएगा? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अभी आपको बताए थे ऑडिट प्रोसीजर क्या थे? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड अदर प्रोसीजर्स एज पर योर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है सर। अब आ जाओ एक बार अपनी किताब पे, तो देखो क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। ये जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है ये वही है जो आपके इंटरमीडिएट में थे, तो इनको क्विकली रिवाइज करते हुए चलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? आपको पता चल जाता है कि आपको कहां अटेंशन देने की जरूरत है। अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरियाज, यानी वो एरियाज जो मटेरियल है या जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। दूसरा, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ द पोटेंशियल प्रॉब्लम। आगे जाके क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो सर ऑडिट है, ऑडिट में तो प्रेशर आता है, बहुत ज्यादा काम आता है, तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए आप अपनी टीम या स्टाफ को बढ़ा सकते हो। तो 2 पॉइंट्स ध्यान रखना सर। क्या? अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट एरियाज, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब हम सबको याद है प्लानिंग की बात हमने कहां सीखी थी? क्लास 12th में, मैनेजमेंट के फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैंने कहा यही बाकी एडवांटेजेस हैं। यानी प्लानिंग हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइज द ऑडिट, स्टाफिंग नहीं, सिलेक्शन ऑफ द टीम, जो टीम आएगी उसको डायरेक्ट करने में हेल्प करता है, डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू। ऑडिट में कंट्रोल नहीं, कोऑर्डिनेशन होता है विद एसए 600 एंड एसए 620। एसए 600 ऑडिटर ऑफ द कंपोनेंट्स एंड एसए 620 ऑडिटर एक्सपर्ट्स। तो अगर आप देखोगे 4 के 4 पॉइंट यही है: ऑर्गेनाइजिंग, सिलेक्शन, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द टीम, एंड लास्ट में कोऑर्डिनेटिंग विद कंपोनेंट के ऑडिटर एंड ऑडिटर एक्सपर्ट। अब सर एक बात बताओ, हमें कितनी प्लानिंग करनी है किन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। जितनी बड़ी एंटिटी, जितनी कॉम्प्लेक्स एंटिटी, उतनी ज्यादा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। पर अगर आपको प्लानिंग के प्रोसीजर्स को कम करना है, एफर्ट कम डालना है, तो आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस यूज कर सकते हो। बट पास्ट एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा इफ देयर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टेंस। तो 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे सर। क्या? सबसे पहले साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, दूसरा योर पास्ट एक्सपीरियंस, जो काम नहीं आएगा अगर थर्ड फैक्टर आ गया, चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस। अब सर एक बात बताओ, एक बार मैंने प्लानिंग कर ली,
एक बार जो मैंने प्लानिंग कर ली, क्या मुझे उसको चेंज करना पड़ सकता है? हाँ, ये सलमान भाई की कमिटमेंट नहीं है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ना रे बाबा ना, अगर आपने प्लानिंग कर ली तो आपको उसको चेंज करना पड़ सकता है 3 रीजंस की वजह से। सर क्या? सबसे पहले तो कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया। कौन सा? मित्रों, आज रात 8 बजे से या 12 बजे से, जो भी उनको उस टाइम पे ठीक लगता है, संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगेगा। सर लॉकडाउन क्यों लगा था? क्योंकि कोरोना आया था। सो देयर वाज अ अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसकी वजह से कंडीशंस चेंज हो गई। जो ऑडिट फिजिकली होता था अब वो ऑनलाइन होने लगा। सो देयर कैन लीड टू अ चेंज इन योर प्लानिंग डिसीजन। तो सबसे पहले क्या होता है? रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, देन इट इज अ चेंज इन द कंडीशंस, एंड लास्ट पॉइंट क्या था? ऑडिट एविडेंस एज अ रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो सर इसमें हमने क्या मस्त चीज डिस्कस की थी कि सपोज मुझे परचेजेस की टेस्टिंग करनी है, इसमें मैंने किया टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो मुझे लगे कंट्रोल्स इफेक्टिव, तो मैंने कंट्रोल रिस्क को कम माना। अब जब मैंने टेस्ट ऑफ डिटेल्स करके ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किया तो पता चला परचेज ऑर्डर इज मिसिंग। अगर परचेज ऑर्डर मिसिंग है तो क्या कंट्रोल्स इफेक्टिव है? नहीं, दीज आर इनइफेक्टिव। यानी द कंट्रोल रिस्क इज हाई, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई। अब अगर रोमम ज्यादा है तो मुझे डिटेक्शन रिस्क कम करनी पड़ेगी। डिटेक्शन रिस्क कम करनी है मतलब टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा करने पड़ेंगे, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा करना मतलब मुझे अपने प्लान्स को रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज प्लान इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो अगर ऑडिट प्रोसीजर्स को बढ़ाना है तो प्लान को रिवाइज करो। सो दिस इज व्हाट दिस छोटू सा लाइन सेज, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। यानी जब आपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करे तो आपको पता चला कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करके पता चला कि कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, अब आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स ज्यादा वगैरह करने हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू रिवाइज योर प्लान, एंड दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, you need to revise the nature, timing and extent of further audit procedure based on revised consideration of risk। क्योंकि अब risk of material misstatement ज्यादा है तो further audit procedures भी ज्यादा करने पड़ेंगे। अब सर एक छोटा सा टॉपिक आता है, क्या आता है? क्या प्लानिंग एक सेपरेट फेज ऑफ ऑडिटिंग है या फिर इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस? सर इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे ही कंप्लीट होता है वापस शुरू हो जाता है, यानी कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सो इट इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, रादर अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। जब आपका पुराना ऑडिट खत्म होता है वहां से लेके करंट ऑडिट के खत्म होने तक, जो पुराना ऑडिट खत्म होता है वहां से लेके करंट ऑडिट के खत्म होने तक ये चलता रहता है। इट बिगिंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूज until the completion of current audit engagement। इसमें आप डिस्कस करते हो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर, एंड ऑडिट प्रोग्राम भी इसी का पार्ट है। अब इसमें क्या क्या मैटर्स आते हैं? सर स्टैंडर्ड्स वाली गेम। सबसे पहले ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। जैसे ही हमने स्टैंडर्ड्स की करी हेरा फेरी, क्या बन गया? 250 टॉक्स अबाउट लॉज एंड रेगुलेशन, यानी लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को समझेंगे। अब सारे 2020 वाले एसेस बोलो, 520 के बाद क्या आएगा दिमाग में? 220 नहीं है, 320 है। तो जो 320 है वो किसकी याद करता है? मटीरियलिटी। 420 वो तो ये वीडियो देख रहा है, अरे सर ऐसे बदमाशी नहीं, मजाक कर रहा था। जो 320 हो गया मटीरियलिटी, 420 नहीं है। फिर 520 में क्या आ गया? एनालिटिकल प्रोसीजर्स, वो तो हो गया ना। 620 में क्या आता है सबसे टॉप पे? एक्सपर्ट, वो भी हो गया। एंड लास्ट में अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फिर हमने एक छोटू सा क्यूटू सा टॉपिक डिस्कस किया था सीए फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से, what are the additional matters, what are the additional matters for a initial audit engagement। initial audit engagement वही है जो हम डिस्कस करते हैं ऐसे 510 में, यानी पिछले साल के ऑडिटर आप नहीं थे, या तो ऑडिट ही नहीं हुआ या ऑडिट किसी और ने किया। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? चीटिंग करेंगे। चीटिंग करेंगे मतलब यू कैन मेक योर अरेंजमेंट्स विद द प्रेडिसेसर ऑडिटर फॉर गेटिंग सम एक्सेस टू हिज वर्किंग पेपर। अब वो दिखाए या ना दिखाए उसकी मर्जी है, बट यस यू कैन ट्राई इट आउट। अब जब मैंने पिछले साल के ऑडिटर को कनेक्ट किया, उसको तो निकाला गया है, तो क्या वो क्लाइंट के बारे में अच्छी बातें बताएगा या बुरी बुरी बातें? सर बुरी बुरी बातें। तो वो आपको बताएगा क्या क्या मेजर इश्यूज है अकाउंटिंग के साथ, ऑडिटिंग के साथ, रिपोर्टिंग के साथ। हो सकता है वो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोल दे ये लोग अकाउंटिंग सिस्टम का एक्सेस ही नहीं देते। तो इस तरह की बातें आप फिर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस कर लेना। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? अरेंजमेंट विद द प्रेडिसेसर ऑडिटर। देन जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज हो सकते हैं, मेजर इश्यूज हो सकते हैं, उनको मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करके चलो। तीसरी बेसिक चीज मत भूल जाना, क्या? हमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए कि ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। सो ऑडिट प्रोसीजर्स टू गेट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस दैट ओपनिंग बैलेंसेस आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड। एंड लास्ट में कोई अदर प्रोसीजर जो आपकी फर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से है। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर बिगनिंग द ऑडिट आपकी स्ट्रेटेजी कोई सीनियर पार्टनर आके चेक करता है। बिफोर बिगनिंग द ऑडिट आपकी स्ट्रेटेजी कोई सीनियर पार्टनर चेक करता है, तो अगर वो चेकिंग वगैरह है तो वो पहले होनी चाहिए, फिर आप ऑडिट की शुरुआत करेंगे। तो यही चार बातें अभी हमने डिस्कस करी। क्या?
अरेंजमेंट विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर, चीटिंग करो। फिर जो वो बुरी बातें बताते हैं अबाउट द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ डिस्कस करो, ठीक है सर। देन बेसिक प्रोसीजर एंड लास्ट में अदर प्रोसीजर। अब सवाल आता है सर व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट प्लान। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट इज नथिंग बट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रैप एज पर एस ए 315, फैप एज पर एस ए 330 एंड अदर प्रोसीजर्स एज पर अदर स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग। सर ये तो बहुत डिटेल में हो गया, अगली लाइन यही है, ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब ये सारी चीजें एक टाइम पे नहीं करनी, ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट करनी है, यानी प्लानिंग टेक्स प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट। पहले किसकी? रैप की, यानी प्लानिंग ऑफ रैप टेक्स प्लेस अर्ली इन द ऑडिट। अब ये जो रैप का आउटकम निकलता है, जो रैप का आउटकम निकलता है यानी रोमम, इसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, कुछ आइटम्स की टेस्टिंग पहले कर लो देन अदर्स। सो ऑडिटर कैन do the execution of further audit procedure for some ABCD before planning the remaining further audit procedures। फिर सर हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड प्लान। इसको बस रीड कर लेना कि जो स्ट्रेटेजी वो पहले आती है, प्लान बाद में आता है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक मुर्गी एंड अंडा, क्योंकि हम वहां तो आप कंफ्यूज रहते हो कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। यहां पे हमको क्लियर है कि स्ट्रेटेजी पहले आती है फिर प्लान आता है, उसके बाद अगर एक में चेंज होगा तो दूसरे में चेंज होगा ही होगा। प्लान इज मोर डिटेल्ड देन ऑडिट स्ट्रेटेजी, ये बेसिक बेसिक बातें ध्यान रखना। एंड लास्ट में क्या होता है? प्लान में आता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। फिर हमने एक बढ़िया वाला टॉपिक डिस्कस किया, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो इट इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। पहले 3 स्टेप तो बड़े इजी हैं, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। पहला आते हैं सर स्कोप की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट विद डिफाइनेड स्कोप। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले सर आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर मैं बात करूं एएस में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कम है, इंडीएस में ज्यादा, तो इंडीएस में स्कोप ज्यादा हो जाता है। अगर कोई इंडस्ट्री की भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ जाएगी तो उससे भी आपका स्कोप बढ़ जाएगा, ठीक है सर। इसके अलावा हमने बात करी थी कंपोनेंट्स की, कि अगर कंपोनेंट्स है तो कितनी सब्सिडरीज है, कितने एसोसिएट्स हैं, उनका आपके साथ रिलेशन क्या है, कौन सब्सिडरी है कौन एसोसिएट है, प्लस कितने ऐसे कंपोनेंट्स है जिनका ऑडिट कोई और करेगा। तो अगर ऑडिट ही कोई और करेगा तो आपका स्कोप कम हो गया। तो स्कोप के आप कुछ एग्जांपल्स ध्यान रख सकते हो सर, क्या रिपोर्टिंग वाले एफआरएफ और इंडस्ट्री की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा कंपोनेंट्स के रिलेटेड पॉइंट, कौन कौन कंपोनेंट्स हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता क्या है, प्लस कितने कंपोनेंट्स हैं जिनका ऑडिट कोई और करके चलेगा। फिर सर स्कोप के बाद आता है टाइमिंग। अब मुझे कैसे पता लगेगी ऑडिट की टाइमिंग क्या है? वो डिपेंड करेगा कब रिपोर्ट देनी है, यानी द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंगेजमेंट, दीज विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशंस रिक्वायर्ड। तो इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले रिपोर्टिंग और टाइमिंग को मिला दो तो क्या बन गया? टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। अब अगर कम्युनिकेशन करनी है तो मैनेजमेंट खाली बैठी है क्या? तुम्हारी राह देख रही है क्या? नहीं सर, मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। सो ऑर्गेनाइज द मीटिंग विद द मैनेजमेंट। फिर आप उनसे डिस्कस करो उनको रिपोर्ट कब चाहिए, व्हाट आर द प्लान टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। एंड फिर वो आपसे पूछेगी तुम्हारा ऑडिट का स्टेटस क्या चल रहा है। सो डिस्कस द स्टेटस ऑफ ऑडिट। एंड आखिरी में आप डिस्कशंस अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ भी कर सकते हो। तो स्कोप हो गया, टाइमिंग हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। सर डायरेक्शन का क्या मतलब है? फैक्टर्स दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट। मुझे बताओ एक ऑडिटर के एफर्ट्स कहां लगेंगे? जहां पे रोबम ज्यादा होगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगी, या जो मटेरियल एरियाज होंगे वहां फोकस करेंगे। अब 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट मोस्टली बच्चों को याद नहीं आएगा। तो सर ये कैसे याद आएगा? बताओ जल्दी से। आसमां में बादल खो गए हैं, हम धीरे 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 पागल हो गए हैं। जल्दी से बताओ कैसे याद आएगा ये पॉइंट? बताओ 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 मित्रों। हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं। तो तुमको किसकी याद आनी है? पिया की याद आने लगी, ठीक है। पिया की याद आएगी तभी 4th पॉइंट याद आएगा, यानी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। अब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का क्या मतलब होता है? सर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का मतलब होता है जो एक्टिविटीज पहले करनी है। तो मुझे बताओ ऑडिट में पहले कौन से 2 स्टैंडर्ड्स आते हैं? SA 210, SA 220।
ऐसे 220 में भी हम सबसे पहले फोकस करेंगे क्या आप कंसीडर करते हो बिफोर कंटिन्यूइंग अ क्लाइंट रिलेशनशिप। तो किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने से पहले हम क्या देखते हैं, सेकी। सेकी का क्या मतलब था, सिग्निफिकेंट मैटर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट, सीसीटीआर, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज और इंटीग्रिटी। अब इसी में से सेकंड पॉइंट चुन लो सेकंड पॉइंट के लिए, यानी एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस। एंड लास्ट में क्या आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट समझ आई, यानी एसए 210। सो दीज आर द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज दैट यू कंसीडर। उसके अलावा हम क्या कंसीडर करते हैं, नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट, बाकी एंगेजमेंट्स पे आपने क्या क्या सीखा। तो 4 पॉइंट्स जल्दी से बताओ क्या होगा, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। चौथा पॉइंट याद नहीं आ रहा तो याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में, यानी पिया मतलब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, प्लस आप कंसीडर कर सकते हो बाकी एंगेजमेंट्स पे आपने क्या सीखा। फाइनली यू विल बी एबल टू कंक्लूड व्हाट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, एंड यही बेनिफिट बन जाता है ऑफ द ऑडिट स्ट्रेटेजी। नेचर का मतलब है एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटी रिसोर्सेज, हम एक्सपीरियंस लोगों को लगाएंगे जहां पे भी रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, प्लस जरूरत पड़ी तो हम एक्सपर्ट्स की मदद भी ले सकते हैं। टाइमिंग का क्या मतलब है, टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, क्या आप बीच ऑडिट में लोगों को लगाओगे यानी इंटरिम ऑडिट स्टेज, या फिर डेडलाइंस के टाइम पे, की कट ऑफ डेट्स पे। एक्सटेंड का मतलब है क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, जहां पे भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है वहां पे आप ज्यादा लोगों को लगा सकते हो। एंड लास्ट में सबको मैनेज करना है, यानी डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। अब जो मैंने ऑडिट स्ट्रेटेजी के एग्जांपल्स डिस्कस करे थे वही एग्जांपल्स यहां पे गो थ्रू आपने करने हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट में 2 पॉइंट रिपोर्टिंग वाले, 3 पॉइंट कंपोनेंट वाले, इनको आप ध्यान रख के चलेंगे। फिर हमने बात की थी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। रिपोर्टिंग और टाइमिंग को मिलाया तो क्या बन गया, टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। कम्युनिकेशन करने के लिए पहले मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग्स विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द ऑडिट वर्क। अब डिस्कशन करो कौन सी रिपोर्ट कब चाहिए, प्लस आपका स्टेटस क्या है, टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क। उनसे बात करके बोर हो गए तो अपनी टीम से बात कर लो, गॉट इट। फिर आते हैं सिग्निफिकेंट फैक्टर्स और पिया के एग्जांपल। अगेन आईसीए ने क्या करा है, इंटर में इनको अलग अलग दे रखा था, यहाँ पे सारा कंसाइज करके एक साथ दे दिया। तो यहाँ आप ये 5 पॉइंट ध्यान रख सकते हो। पहले मटीरियलिटी, हाई रोमम, अब रोमम ज्यादा है तो आपको कितना डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है सर, इन पे हम फोकस करके चलेंगे। फिर 3 पॉइंट इंटरनल कंट्रोल वाले की मैनेजमेंट का क्या कमिटमेंट है, कितना इंपॉर्टेंस वो देती है इंटरनल कंट्रोल को, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो फिर आप उन पे रिलाय कर सकते हो एंड यू कैन रिड्यूस योर टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव टेस्टिंग। अब सर आखिरी टॉपिक जो बिफोर द ब्रेक हमने कवर किया था वो क्या था, डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट प्लान। जब भी सवाल आएगा डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट प्लान तो मोस्टली बच्चे क्या लिख के आएंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान। सर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। तुम डिस्क्रिप्शन नहीं लिखोगे, डॉक्यूमेंटिंग ही लिखोगे। एंड डॉक्यूमेंटिंग में क्या आता है, स्ट्रेटेजी, प्लान एंड दोनों में चेंजेस। स्ट्रेटेजी का क्या मतलब था, क्या डिसीजन है, सो रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजन जो आपको प्लान करने में हेल्प करता है, एंड कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स कि कौन कौन से एरियाज है जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। फिर हम बात करते हैं प्लान। वी ऑलरेडी नो इट इज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ योर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, दैट्स इट। अब आपने बताना है व्हाट इज द रीजन फॉर चेंज। अगर कोई चेंज किया इन द प्लान एंड स्ट्रेटेजी, उसका रीजन बताना, व्हाई इट वाज चेंज। तो 3 रीजंस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे थे, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो। वो क्या था, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, उससे क्या हो गया, कंडीशंस चेंज हो गई। एंड तीसरा पॉइंट था ऑडिट एविडेंस एज अ रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। पता चला कि कंट्रोल्स इनइफेक्टिव है तो अगेन हमको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ाने पड़ेंगे, प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा। सो ये 3 रीजंस हो सकते हैं। एंड लास्ट में चेंजेस करने के बाद जो फाइनल प्लान था, जो फाइनल स्ट्रेटेजी थी, उसको डॉक्यूमेंट करना, स्ट्रेटेजी एंड प्लान फाइनली अडॉप्टेड। गॉट इट सर। अब ब्रेक के बाद हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था ऑडिट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है सर, जो भी एरियाज होते हैं फाइनेंशियल्स के उनको हम अपने टीम मेंबर्स में बांटते हैं। तो फॉर एग्जांपल डेटर्स को मैंने बी को बांटा, तो अब मुझे बी को इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि क्या तुमने प्रोसीजर्स करने, क्या एविडेंस इकट्ठा करना है। इसी को हम क्या नाम देते हैं, ऑडिट प्रोग्राम। तो सबसे पहले मुझे बताओ What are the matters to be considered while formulating a audit program? पहले सारे पॉइंट्स को फटाफट समझते हैं। ये कहता है नेचर ऑफ बिजनेस, ये समझो क्या वो टेक्निकल एप्लीकेशंस यूज करते हैं, क्या ईआरपी यूज करते हैं, प्लस किस तरह से इनकी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल प्रोसेसेस है। देन यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल प्लान, क्योंकि प्लान के हिसाब से ही प्रोग्राम बनेगा। अगर प्रोग्राम में चेंज करना है तो पहले प्लान में चेंज करो, तभी प्रोग्राम में चेंज कर पाओगे। फिर आता है सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर। अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, आप उन पर रिलाय कर सकते हो, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो द नेचर, टाइपिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। फिर आता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। जितना साइज बड़ा होता है उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती है, अकॉर्डिंगली आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या था मित्रों, आखिरी पॉइंट था अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज। देखो क्या इनकी पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के
क्या देखने पड़ेंगे? प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे। अब सर ये मैटर्स कैसे याद रहेंगे? मैंने कहा बहुत जेनरिक मैटर्स है, इसके लिए हमने एक टेक्निक बनाई थी सर। क्या? जब भी प्रोग्राम बनाना है, जब भी ऑडिटर को शाम का प्रोग्राम बनाना है, तो वो किसके साथ बैठता है? अकाउंटिंग के बॉस के साथ, चाहे वो 30 हो, चाहे 60 हो, चाहे 90 हो। ये कैसे याद रहता है? मैंने कहा अकाउंटिंग का बॉस का क्या मतलब है? अकाउंटिंग मैनेजमेंट पॉलिसीज। गॉट इट सर? अब बॉस का क्या मतलब था? बॉस का मतलब था बी फॉर बिजनेस, ओ फॉर ओवरऑल प्लान, एस का मतलब था सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड लास्ट पॉइंट वाज, कम ऑन, एक हो गया आपका सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एक हो गया आपका अगला एस क्या था? साइज ऑफ द एंटिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, जितना साइज उतनी कॉम्प्लेक्सिटी। लास्ट बार एक बार वापस करते हैं। अकाउंटिंग का बॉस का मतलब हो गया अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज, नेचर ऑफ बिजनेस, ओवरऑल प्लान, फिर आता है आपका क्या? स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंड लास्ट में आएगा आपका साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है सर, ये 5 पॉइंट्स आपने कंसीडर करके चलने हैं। फिर मैंने आपसे पूछा क्या हमारे ऑडिट प्रोग्राम में ऑल्टरेशन की नीड पड़ सकती है? क्या ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना पड़ सकता है? हाँ, 5 रीजंस की वजह से। अगेन इसको बाइफरकेट कर दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रीजन या कंट्रोल्स और प्रोसीजर के रीजन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या रीजन थे? टर्नओवर, जिसके साथ टर्नओवर होता है उसको कहते हैं डेटर, और अगर या तो टर्नओवर होगा या नहीं होगा। अगर टर्नओवर हो रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं हो रहा तो इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी। तो 3 चीजें बढ़ गई, टर्नओवर, डेटर और इन्वेंट्री। कम ऑन, टर्नओवर, डेटर और इन्वेंट्री। कंट्रोल्स प्रोसेस वाले 3 पॉइंट्स क्या थे? जो आपके अकाउंट्स के ओपीपी हैं वो चेंज हो गए हैं। अकाउंट्स के ओपीपी मतलब अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग के ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग के प्रोसीजर, और जो प्रोसीजर करने वाले लोग थे अकाउंटिंग के लोग हैं वो चेंज हो गए हैं। ठीक है सर, बाकी पॉइंट्स क्या थे? इंटरनल कंट्रोल्स उतने इफेक्टिव नहीं है जितना आपने सोचा था, तो अकॉर्डिंगली आपको अपने प्रोसीजर्स बढ़ाने पड़ेंगे। एंड लास्ट में कैसे पता चला कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है? सर इस ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स की चोरी होती है, यानी एसेट्स हैव बीन मिस एप्रोप्रिएटेड। तो अगर आप देखो यही पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, फटाफट अपनी नोटबुक बुक पे आओ। तो जो ऑडिट प्रोसीजर्स हमने डिजाइन करे थे वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ टर्नओवर के थे, बट टर्नओवर बहुत बढ़ गई है। अगला पॉइंट क्या था? डेटर्स और इन्वेंट्री वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज, ये रहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन द बुक डेट्स और स्टॉक। फिर मैंने कंट्रोल्स वाले पॉइंट बताए थे, अकाउंटिंग ओपीपी चेंज हो गया, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर्स एंड पर्सोनल सब्सिक्वेंट टू ऑडिट। फिर क्या था? इंटरनल कंट्रोल्स नॉट एज इफेक्टिव। कैसे पता चला? बिकॉज हमको शक हुआ या हमको इंफॉर्मेशन मिली दैट द एसेट्स हैव बीन मिस एप्रोप्रिएटेड। तो भाई ये 5 पॉइंट आपको याद रख के चलने हैं, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आया था आपके नवंबर 22 या 23 एग्जाम्स में। फिर हमने डिस्कस किया की फेजेस ऑफ ऑडिट एग्जीक्यूशन, होमवर्क में था। बस आप ये हेडिंग्स याद रखना, अंदर के पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है। सबसे पहले आप प्लान करते हो कि क्या प्रोसीजर्स करने हैं, फिर रिस्क एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन, मतलब आप देखते हो क्या रिस्क है, उसके लिए क्या कंट्रोल्स हैं, देन यू डिसाइड किस तरह से आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करोगे। फिर आप एक्चुअली टेस्ट करते हो यानी टेस्टिंग करते हो, और आखिरी में रिपोर्टिंग। तो ERTR करके याद रखना, एग्जीक्यूशन प्लानिंग। उसके बाद क्या था? आर का मतलब रिस्क एंड कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करो, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करो, एंड आखिरी में जो भी रिपोर्टिंग है, ओपिनियन है, वो आप करके चलोगे। देन वी डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ये टॉपिक्स जो है ये आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, बट हो सकता है आईसीएसई इन पे क्वेश्चंस पूछ ले, बिकॉज ओल्ड कोर्स में इन पे सवाल आया करता था। तो सबसे पहले आता है मूवी थिएटर का कॉम्प्लेक्स। इसका सवाल आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन बैंक में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं मूवी थिएटर कॉम्प्लेक्स में? सर सबसे पहले हम देखते हैं इनका एमओए और एओए। एमओए पे किस पे फोकस करना है? ऑन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, अब आप इसको रिसीट्स और खर्चों में बांट दो। रिसीट्स कहां से आती है? टिकट्स में। टिकट्स के 3 पॉइंट्स हमने क्या डिस्कस किए थे? जो भी आपकी कलेक्शन ऑफ टिकट्स है वो प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर होनी चाहिए। जो भी आपकी टिकट सेल होती है थ्रू बुक माई शो, सर बुक माई शो से कौन सी टिकट सेल होती है? ऑनलाइन टिकट्स जो होती हैं। तो जो भी ऑनलाइन टिकट सेल हो रही है उसको आपने कंसिडर करके चलना है। एंड तीसरी चीज क्या थी? रिकंसिलेशन। कितनी टिकट सोल्ड हुई, कितनी सीट्स अवेलेबल है, कितनी टिकट सोल्ड हुई, कितनी सीट्स अवेलेबल है, इसको आप रिकंसाइल करके चलोगे। तो टिकट्स में ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, कलेक्शन ऑफ टिकट्स आर प्रॉपर्ली अकाउंटेड। ऑनलाइन बुकिंग का आपने देखना है किस तरह से बुक माई शो से पैसा आता है, यानी सिस्टम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ मनी। एंड थर्ड थिंग इज रिकंसिलेशन ऑफ योर कलेक्शंस एंड द नंबर ऑफ सीट्स विच आर अवेलेबल। और सर पीवीआर कैसे पैसा कमाता है? गुटका मुकेश। गुटका मुकेश का क्या मतलब था? जो वो एड्स रन करते हैं, जो वो वहां पे पोस्टर्स लगाते हैं अपकमिंग मूवीज की, वहां से उनको बहुत सारा पैसा आता है। गॉट इट। बट आप कई बार गए होगे तो आपको पॉपकॉर्न्स भी खरीदने पड़ते हैं, फूड्स एंड बेवरेजेस खरीदने पड़ते हैं। यस सर। तो जो वहां पे कैफेज रहते हैं, जो वहां पे गेम जोन्स रहते हैं, पब्स वगैरह रहते हैं, वहां से वो पैसा कमाते हैं। एंड लास्ट में क्या था?
सर गाड़ी पार्क करते हैं तो वहां पे भी पैसे लगते हैं, तो जो पार्किंग एरियाज होते हैं वहां से भी उनको पैसे मिल सकते हैं। तो ये सारे आपने रिसीट्स के कलेक्शंस चेक करने हैं। अब इनका खर्चा क्या है सर, जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज, जो वहां पे वो सीट्स वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, वहां पे एसी वगैरह चल रहा है तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा, और वहां पे सर कभी भी फायर वगैरह लग सकती है तो उसकी इंश्योरेंस भी वो लेते हैं। तो सैलरी का खर्चा, मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस। गॉट इट सर। ये 9 पॉइंट्स में से कोई भी 5 से 6 पॉइंट्स आप याद रख के चल सकते हो। फिर हमने बात की थी आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्लांट मशीनरी टूल डाइज टू चेक द ऑब्सोलिसेंस। इसमें कुछ नहीं है, पहले इंटरनल कंट्रोल्स देख लो। इंटरनल कंट्रोल्स में भी पहला फोकस रहेगा रजिस्टर पे। एक तो सेपरेट रजिस्टर जो एसेट्स आपके नहीं है, आपके नहीं है मतलब या तो आपने हायर पे लिए हैं या आपने लीज पे लिए या फिर वो जॉइंट ओनरशिप में है, ठीक है। दूसरा, आपने एक फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मेंटेन करना है जिसको आप रिकंसाइल करोगे विद फिजिकल वेरिफिकेशन। अब जैसे ही मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करने गया था, क्या एसेट वहां पे था? नहीं सर, वो क्या कहते हैं, मूव हो गया। मूव हो गया यानी आप बात करोगे जो भी मूवमेंट्स हुई है एसेट्स की, दे शुड बी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। अब मूव हो गया का क्या मतलब है, या तो बिक गया होगा या स्क्रैप में दे दिया, रद्दी में। तो ये कह रहा है जो भी आप स्क्रैप करते हो, सेल करते हो, यानी डिलीशंस ऑफ एसेट्स करते हो, उसको ऑथराइज करना। सर जब डिलीशन की बात होगी तो एडिशन की भी होगी। सो ऑल द एडिशंस टू द फिक्स्ड एसेट शुड बी प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड। अब चाहे डिलीशन हो या एडिशन, उसको रिकॉर्ड करके चलो। अब इसी से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। पहले बात करेंगे 3 रजिस्टर की, एसेट्स रजिस्टर, एसेट्स की कॉस्ट, उसका कोड। हर एसेट का एक कोड दिया जाता है जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पे। तो एसेट रजिस्टर में आएगी उसकी कॉस्ट कितनी है, उस पर डेप्रिसिएशन कितनी है, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, उस तरह से उसका निकाला जाता है। इसको आप प्यार से फार भी बोलते हो, फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर ऑडिट में। फिर आता है सर इसका कॉस्ट रजिस्टर कि किस तरह से आपने इसकी कॉस्ट कंप्यूट करी। देन आता है कोड रजिस्टर जो एक सेपरेट आइडेंटिफिकेशन कोड होता है फॉर ऑल द एसेट्स। गॉट इट। अब जब इन एसेट्स को मैंने देख लिया, मुझे इनको फिजिकली वेरीफाई करना है जैसे मैंने ऊपर किया था, तो मैं करता हूं फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एट रीजनेबल इंटरवल। अब जैसे ही फिजिकली वेरीफाई करने गया, क्या एसेट वहां पे था? नहीं सर, मूव हो गया था। तो अब बात होगी मूवमेंट रजिस्टर। मूवमेंट रजिस्टर यानी आप लॉग बुक्स मेंटेन करते हो कि कोई व्हीकल है तो वो कितना मूव किया, कितने किलोमीटर चला, किस टाइम से किस टाइम तक वो कहां पे था, ये सारे लॉग बुक्स मेंटेन होते हैं। लास्ट में मूवमेंट क्या मतलब क्या होता है? डिस्पोज ऑफ करना, सेल करना। तो आखिरी में आ गया एसेट डिस्पोजल रजिस्टर। इट शुड बी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एंड authorized. Then we discussed about one more अजीब सा topic. It was what? सर मंथ ऑन मंथ देर इज अ इंक्रीज, मंथ ऑन मंथ देर इज अ इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल का वेस्टेज। तो आपको वो चेक करना है। तो एज अ ऑडिटर किस तरह से आप ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिस्ट ऑफ मटेरियल ले लूंगा, भाई कौन कौन से मटेरियल से, रॉ मटेरियल से, उनको थोड़ा समझूंगा। फिर मैं पूछूंगा तुम्हारी स्टैंडर्ड कंजम्पशन फिगर क्या है, स्टैंडर्ड वेस्टेज कितनी होती है, नॉर्मल वेस्टेज कितनी होती है। फिर जो इनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उससे देखूंगा एक्चुअल मटेरियल कंजम्पशन कितनी है, एक्चुअल वेस्टेज कितनी है। अब 2 रीजन हो सकते हैं मटेरियल के वेस्टेज के सर, क्या या तो मशीन या मशीन चलाने वाला। तो जो मशीन चलाने वाला है क्या वो ट्रेंड है? अगर नहीं तो हो सकता है उसकी वजह से वेस्टेज हो रही हो, या अगर आपकी जो मशीनरी है वही पुरानी हो गई है, उसी को आप ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे तो वो भी ज्यादा मटेरियल कंज्यूम कर सकती है। एंड लास्ट में हमने एक छोटी सी बात सीखी थी सर, क्या? इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो जितनी बड़ी सोच रखोगे उतने बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। आई होप यू एंजॉयड दिस रिवीजन। अब आपने कुछ नहीं करना, पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार सेल्फ रिवाइज कर लेना एंड देन जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चन बैंक, मजा आ जाएगा। Got it, sir. Have an awesome day ahead. लगे रहो मित्रों।